स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये मेटल के लिए बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए ऐसा ग्राफ मिले जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं। तो यहाँ क्या होता है, मान लो जैसे कि ये सीलिंग है और ये कोई वायर है, और यहाँ कोई ब्लॉक अटैच है, ठीक है। इस वायर की जो नेचुरल लेंथ है वो मान लेते हैं एल है। अब क्या होगा, या मान लो वेट भी मत लगाओ, अब तो हम तो यहाँ फोर्स की बात करेंगे सीधा, ठीक है। मान लो फोर्स ही लगा रहे हम लोग यहाँ से, मान लो मैंने फोर्स एफ लगाया और इसका इंक्रीमेंट हुआ मान लो डेल्टा एक्स, यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो है वो एफ लगाया है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें, डेल्टा एक्स हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ फोर्स लगाया, और वो जो फोर्स लगाया मान लो 2F है, और इसका इंक्रीमेंट जो है यहाँ से ये हमारे पास 2 डेल्टा एक्स है, सॉरी डेल्टा एक्स ही है, ठीक है। उसके बाद फिर मान लो हमने फोर्स बढ़ाया 3F कर दिया मान लो, तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ मान लो डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का अगर मान लो मैं ए ले लेता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कोई भी वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट हुआ ना, है ना, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। तो यहाँ कर्व जब हम लोग बनाएंगे तो अपने को कर्व कैसे मिलेगा, ये स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में, दरअसल परसेंटेज का मतलब यहाँ है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, है ना। तो और ये स्ट्रेन है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? अच्छा, कुछ एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने साइड चेक कर लो, कुछ इशू हो गया होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट जाता जाएगा, है ना, क्योंकि जब हमने ये मान लो 0 था, तो डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ स्ट्रेन, सॉरी ये स्ट्रेस है, एफ बाई ए। तो यहाँ जैसे हमने एफ लगाया तो इंक्रीमेंट जो यानी डेल्टा एक्स बाई एल इंटू 100 हुआ, फिर हमने ये टोटल लेंथ इसका 2 डेल्टा एक्स बाई एल इंटू 100 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये 2F है। इस तरह से यहाँ तक चलते गए तो ये स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगा। यहाँ तक आप देख रहे हो कि हुक्स लॉ वैलिड है ना। हुक्स लॉ वैलिड है, तो ए जो है ना इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या हुक्स लिमिट भी इसको बोलते हैं। यानी ये पॉइंट अगर मैं कहता हूँ कि ए है, कौन सा, ये, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, यानी ए क्या हमारे पास में
इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, या हुक्स लिमिट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बना लीजिए पहले। लिख लें। क्या पूछा आपने? सब डिविजन्स का, हाँ भेज देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के लिए, कौन से एग्जाम के लिए चाहिए? बोर्ड के एग्जाम के लिए? बोर्ड के एग्जाम के लिए क्यों चाहिए रेजोनेंस वाला? वो तो आप इसका करो, डेरिवेशंस किसके? डेरिवेशन तो बता देना आपको सबके, सारे के डेरिवेशन बता दिया होगा, अलग से कहाँ से लाऊंगा मैं? ठीक है, तो पॉइंट ए कौन सा है? इलास्टिक लिमिट, यानी स्ट्रेस जो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तो क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन आगे एक और पॉइंट होता है कि आप देखोगे कि मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक फोर्स, यहाँ से तक फोर्स मैंने 3F अप्लाई किया, तो डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मान लो मैंने 4F यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो अप्लाई किया, मान लो 4F है, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो 3 डेल्टा x/2 हुआ मान लो, यानी इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ। स्ट्रेस तो हमारा कमी था, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट होना चाहिए था डेल्टा एक्स, लेकिन होना कि डेल्टा x/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर बी तक ये कर्व है दरअसल, ये है ना। तो ये जो बी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, यहाँ जाके हमने अगर इसको यहाँ से 4F को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो ये वापस वायर इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मालूम है, सेम नेचुरल लेंथ पर पहुंच जाएगा। इसलिए जब हम लोग हुक्स लॉ की बात करते हैं तो विद इन द इलास्टिक लिमिट बात करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ए टू बी में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन ये इलास्टिक जो प्रॉपर्टी उसको फॉलो कर रहा है। हरी बात समझ में? लेकिन हुक्स लॉ उस लिमिट तक इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो ए यानी ओ टू ए जो स्ट्रेट लाइन है वो इंडिकेट करे कि हुक्स लॉ यहाँ वैलिड है। तो ए क्या हो गया हमारे पास में? प्रोपोर्शनल लिमिट या हुक्स लिमिट। बी क्या हो गया? बी को हम बोलेंगे
इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट भी इसको कहते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब आपने बना लिया होगा। मैं यहाँ बी का अलग से लिख देता हूँ। बी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, और यील्ड पॉइंट। ठीक है ना, ये लिख लो। तो ग्राफ का भी बताता हूँ वापस से। लिख ले, है ना। तो ये हमारे पास में ए टू और बी जो है वो कर्व स्ट्रेट नहीं है, वो है ना डाउनवर्ड कॉनकेव एक तरह से, यानी इस तरह का कर्व है ए टू बी। अब फिर है यहाँ सी पॉइंट है। सी पॉइंट में क्या हो रहा है, देखो बी टू सी में आप देखोगे कि जो सी पॉइंट है ये दरअसल, क्योंकि इसको जब हम लोग और आगे की तरफ खींचते जाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसा अपने को मिलेगा। तो ये डी है ना। अभी आता हूं मैं सी पॉइंट क्या है उस पर। तो डी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। इसको मैं सिग्मा वाई ले लेता हूँ, यानी इसको सिग्मा बी क्या हमारे पास में, तो इसको सिग्मा नहीं अल्टीमेट है तो इसको बोलेंगे ना सिग्मा, सिग्मा यू, और इसको सिग्मा वाई। ये होगी स्ट्रेस, सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल बी डी, क्योंकि बी हमारे पास में क्या है यहाँ, बी क्या है ये बताया मैंने आपको, बी क्या था लिखवाया मैंने, बी क्या लिखवाया था आप लोगों ने, लिखवा दिया भाई, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट था, है ना। अब यहाँ देखो बी और डी के बीच में, तो अगर मान लो मैं बी और डी के बीच में एक पॉइंट कोई सी लेता हूँ, जहाँ हमने फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, फोर्स है ही नहीं, फिर भी आप देखोगे कि इसमें इंक्रीमेंट होता है, यानी बिना फोर्स के भी क्या हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो सी पॉइंट है ना, एक तरह से देखा जाए तो बी और डी, जो बी और डी के बीच में जो कर्व है, ये कर्व ये इंडिकेट करता है कि जो मेटल है उसका बिहेवियर एक तरह से प्लास्टिक की तरफ जा रहा है, ये इंडिकेट करता है बी और डी के बीच में। और सी हमने एक ऐसा पॉइंट चूज किया है जहाँ फोर्स रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये जो वायर है ये अपने शेप में नहीं आता है, यानी एक तरह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग इसमें डिफॉर्मेशन चलाएगा। स्ट्रेस यहाँ 0 है, फिर भी इसमें लेंथ का क्या हो रहा है, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो इस सी पॉइंट पर जैसे हम लोग फोर्स रिमूव करेंगे तो इसमें फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन जो कि
ये देखा गया है कि ये होता है दरअसल लेस देन 1%। कितना होता है? 1% से भी कम होता है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये जो है इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। उसके बाद जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा। यानी डी क्या हो गया? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। डी पॉइंट क्या हो गया? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट हो गया, है ना। और उसके बाद जैसे आप फोर्स रिमूव कर दोगे, इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रेन भी, स्ट्रेस कम होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस जो है कम होता जा रहा है, स्ट्रेन क्या कर रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहा है। तो एक पॉइंट अपने को मिलेगा ई, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, है ना। तो बी हो गया था हमारे पास में। सी तो कोई एक पॉइंट है जहाँ क्या होगा? फोर्स रिमूव करेंगे जिस पर वायर जो है अपने शेप में, मतलब अपनी लेंथ में नहीं आएगा, कुछ इंक्रीमेंट अपने को वहाँ मिल जाएगा। बी टू डी जो रेंज होता है वो एक तरह से प्लास्टिक बिहेवियर में चला जाता है मटेरियल। और डी टू ई यानी क्या हो रहा है यहाँ? डी क्या है? अल्टीमेट। डी कौन सा पॉइंट है यहाँ देखो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस उसको हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी सिग्मा ई वाई क्या है? सिग्मा वाई हमारे पास में यील्ड स्ट्रेंथ, और सिग्मा यू जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसने कुछ लिखा था? अभी समझाता हूँ वापस से, ठीक है ना। और ई क्या बता रहा था मैं? फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ वायर क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर अभी ग्राफ वापस से समझाता हूँ। लिख लिया क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वापस से शो करता हूँ, देखो। मान लो जैसे कि ये वायर है, ये तो सीलिंग है, ये वायर है मान लो, और यहाँ मान लो हमने फोर्स अप्लाई किया, ये डेल्टा एक्स है, फिर हमने फोर्स बढ़ाया,
2F कर दिया तो ये डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा एक्स ये 3F है ना। तो ये तो ऐसे समझ सकते हो आप कि ये तो ये वाला कर्व हो गया। ऐसा करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये 3F/A इसके करस्पॉन्डिंग A मान लो, है ना। अब आपने यहाँ मान लो फोर्स अप्लाई क्या लगाना, कितना चाहिए था फोर्स अपने को 4F, लेकिन इंक्रीमेंट हो गया 3/2 डेल्टा एक्स का। तो ये कर्व अपने को दरअसल ऐसा मिलता है, यानी ये स्ट्रेट नहीं होता, ये ऐसा कर्व होता है। तो ये बी पॉइंट है जहाँ आप देखो रहे स्ट्रेट नहीं जा रहा है, यानी जिस प्रोपोर्शन में स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेन है ना। तो ये उसके बाद बी और डी के बीच में ऐसा कर्व मिलता है, जो कि इसका बिहेवियर बी और डी के बीच में प्लास्टिक होता है। तो सी पर अगर मान लो हमने कोई पॉइंट सी लिया, मान लो बी से, क्योंकि ये हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आया था वो ए, यहाँ जो है ये बी है, और इसके बाद सी। तो सी में क्या हुआ कि मान लो हमने इस पर फोर्स लगाया भी, है ना। तो मान लो मैंने 5F लगाया, तो इंक्रीमेंट हुआ मान लो इसमें 3 डेल्टा एक्स का, कुछ ज़्यादा होगा, तो तभी तो कर्व क्या हो रहा है सब इंक्रीज करेगा। तो ये सी पॉइंट है। लेकिन अगर मान लो इस सी पॉइंट के बाद मैंने इसको यहाँ से फोर्स रिमूव मतलब हटा दिया फोर्स, तो आप देखोगे कि वायर में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ चुका होगा, यानी लेंथ बढ़ चुकी होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद सी पॉइंट के बाद अगर आप फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ाते जाओगे तो एक डी पॉइंट आएगा, जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो कि वायर को फोर्स लगाना छोड़ दीजिए डी पॉइंट के बाद, तो डी टू ई में फोर्स है नहीं, यानी स्ट्रेस है नहीं, स्ट्रेस है नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेस तो कम होता जा रहा है ना, क्योंकि फोर्स तो हम ला ही नहीं रहे, लेकिन ये लेंथ भी क्या हो रहा है इसका इंक्रीज कर रहा था। तो खुद के वेट की वजह से, है ना, इट्स ऑन वेट, ये क्या करेगा एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएगा। तो मेटल के केस में हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है। मैं बात समझ में आई अभी? तो लिख लीजिए। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया है। अब ये विस्कोसिटी वाला पॉइंट वो बताता हूँ। लिख लिया क्या? नेक्स्ट हमारे पास में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दरअसल ये गैस और लिक्विड, सॉलिड के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। गैस या लिक्विड के लिए हम बात करते हैं, तो जब भी गैस या लिक्विड फ्लो करेगा, उनके जो लेयर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं,
आपस में ही फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जो मोशन है उस मोशन को क्या करते हैं, वो अपोज करना शुरू, कौन सी मोशन लेकिन किसको अपोज करेगी, रिलेटिव मोशन को अपोज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, अपोज होगा। तो जिस फोर्स की वजह से या जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ओके, तो व्हाट इज विस्कोसिटी, तो इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of liquid and gas due to which it is the property of liquid or gas due to which the layers of the liquid or gas due to which the relative velocity of layers of the liquid or gas is opposed. ओके, तो ये एक मतलब प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मैटर में भी क्या होना चाहिए, गैस या लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो देयर इज एन एग्जांपल, ऐसे आप समझ सकते हो कि ये मान लो रिवर है एंड दिस इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, और ऐसे लेयर से मान लो, इसमें ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ये पांचवी लेयर है, या सिक्स्थ लेयर है। ऐसे लेयर्स में मान लो लिक्विड मूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखोगे जैसे जैसे हम लोग वर्टिकल हाइट की तरफ जाएंगे तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज करती जाती है। यानी यहाँ स्पीड अगर v1 है तो यहाँ v2 या v3 या v4 या v5 या v6, इस तरह से। तो क्या करेंगे, किसी जर्नलिस्ट पर अगर जनरल पॉइंट पर जाके बात करें, यानी वाई डिस्टेंस पर जो लेयर है उसकी स्पीड जो है वो v है, और जो y प्लस dy पर जो है उसकी जो स्पीड है वो v प्लस dv है। यानी लेयर्स इस तरह से हैं। तो अगर इसकी स्पीड v प्लस dv है और इसकी स्पीड v है, तो आप देख रहे हो कि अपर जो लेयर है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसकी मोशन को क्या करेगा, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ फोर्स F लगेगा, तो सिंपल सी बात, इसको फोर्स इधर की तरफ F लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। और वैसे भी जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन का ही फॉर्मूला है। क्लियर। अब हमने वैसे सॉलिड सरफेसेस का हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। या लिक्विड या गैस की लेयर्स की जब बात करते हैं तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एरिया से इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है, और वेलोसिटी के भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया of the surface, directly proportional to velocity gradient, यानी the rate of change of speed या velocity with respect to position। ओके, यानी यहाँ पोजीशन मतलब y डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जब इनको कंबाइन करेंगे तो F is directly proportional to A dv by dy, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो F इक्वल टू ईटा A
dv बाई dy, ठीक है। तो इसको हम माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस ये इंडिकेट करेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, बस ओके। ये लिख लो, फिर अभी लिखवाता हूँ एरिया के बारे में, dv बाई dy के बारे में। लिख लिया है क्या? बाकी लोगों ने भी लिख लिया? ठीक है ना। तो चलिए, ईटा को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिए लिख लिया क्या? हम्म तो ये क्या हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये क्या है, सरफेस एरिया है, और dv बाई dy इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो ये अब जैसे एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पेज नंबर बताता हूँ, उस पर जाइए। रेनॉल्ड्स नंबर की पूछा, कहा था ना। नहीं, क्वेश्चन करना है ना।
इसमें देखो पेज नंबर है आपके पास में 259 पर आइए, पेज नंबर 259, पेज नंबर 259 पे जाइए। मिला क्वेश्चन? एनसीईआरटी बुक है कि नहीं आप लोगों के पास में? 263 पर है। क्वेश्चन ये है दरअसल 10.9 एग्जाम्पल 10.9 की बात कर रहा हूँ मैं। A metal block of area 0.1 meter square is connected to a 0.010 kg mass, है ना? तो ये दरअसल चैप्टर 10th एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल है ये 10.9, है ना? क्या है? एग्जाम्पल 10.9। अभी क्या कह रहा है इसमें, ये फॉर्मूला अभी जो हमने सीखा उसको यूज करेंगे। मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, है ना, एक ब्लॉक अपने को दिया हुआ यहाँ, ये मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ कि मेटल ब्लॉक है, ये लेयर है, ये हमारे पास में चलो बॉल टाइप का है। तो ये m इक्वल टू 0.01 kg है ना। तो कह रहा है कि मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, यानी ये जो ब्लॉक मेटल ब्लॉक है इसका ये जो एरिया है नीचे वाला एरिया, ये सरफेस एरिया दरअसल इसका जो कांटेक्ट में लिक्विड के 0.10 मीटर स्क्वायर है, is connected to 0.01 kg mass wire string that passes over an ideal pulley considered massless. A liquid with film thickness, ये जो thickness अपने को दिया है ये h है और h इक्वल टू दिया इसने 0.30 mm is placed between the block and table. When released the block moves to the right with a constant speed. ये कांस्टेंट स्पीड से इधर जा रहा है क्योंकि ये भी v से जाएगा, ये भी v से जा रहा है, यानी v अपने को दिया इसने 0.085 मीटर पर सेकंड। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये अपने को फाइंड करना है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी एटा अपने को फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ क्या आप देख रहे हो कि थिकनेस कितना है, देखो थिकनेस 0.3 mm है ना, काफी स्मॉल है। अगर काफी स्मॉल है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होते हैं ना, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के कांटेक्ट में लिक्विड के जितने भी पार्टिकल है सबकी स्पीड 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ ये जो लेयर है एक तरह से लिक्विड की, क्योंकि ये v से जा रहा है तो इसकी जो लेयर है यहाँ, इसकी वेलोसिटी क्या है, जिसका एरिया दे रखा है वो v है, और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 है। तो यहाँ dv बाई dy को हम लोग लिखते हैं v माइनस 0 बाई h माइनस 0। तो कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो टेंशन है वो इस mg के इक्वल है, और ये जो टेंशन है ये किसके इक्वल हो गया,
ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ईटा ए, और ये हो जाएगा वी बाई एच, और ये इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू जी। तो ईटा इक्वल टू हो गया एम जी एच डिवाइड बाई ए वी। इन सब की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एटा इक्वल टू 0.01 और जी की वैल्यू यहाँ लिया है इसने 9.8 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, हमारे पास में ए कितना है 0.1 इंटू वी कितना है 0.085, है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू मिलती है, सबको रिमूव कर देते हैं। तो ईटा इक्वल टू आता है 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड भी लिख सकते हो, या पास्कल सेकंड भी लिख सकते हो। वो दरअसल इसी से आया है ना, इसकी यूनिट यहाँ से बन गई है। पास्कल सेकंड भी आप लिख सकते हो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी आप लिख सकते हो। तो ये आंसर इसका होगा, ये विस्कोसिटी है ना, ये 10⁻³ है दरअसल। नेक्स्ट हमारे पास में स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी सॉलिड बॉडी है, मान लो स्मॉल है, कोई भी स्मॉल, जैसे हम लोग यहाँ बात करेंगे स्फेयर के केस में, है ना। एक टाइनी सॉलिड स्फेयर है और वो गैस या लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स की वैल्यू क्या है, उसके बारे में इसने बात किया है। यानी उस पर जो फोर्स है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वहाँ जो फोर्स उस पर लगता है वो दरअसल विस्कस फोर्स होता है, जो उस बॉडी का मोशन को क्या करता है, अपोज करता है ना।
when a tiny solid sphere moves in a fluid, a force starts acting on the sphere which opposes the motion of the sphere. ठीक है, तो मान लो जैसे कि ये स्फेयर है, इसकी अपनी रेडियस भी है, इसकी अपनी वेलोसिटी भी है ना, और ये किसी लिक्विड के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्लूइड मतलब गैस या लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स Fv, जो फोर्स जो कि force starts acting on the sphere which opposes the motion of the sphere, and that force is called viscous force, and that force is called viscous force. ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। इन सबको कंबाइन करेंगे तो एटा आर वी, और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है वो 6 पाई मिलता है, दरअसल 6 पाई एटा आर वी, और इसी को हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी। किसमें हार की जगह एरिया दे ही नहीं सकता वो, तुमने गलत ध्यान रख लिया बेटा। एनसीईआरटी में सही दिया वो, जो भी दिया है देख लो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है जो बताया है। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी।
तो वह टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? इट इज दी maximum velocity of an object at which net force will become zero. ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये कोई कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर है, लॉन्ग कंटेनर, मान लो लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, और यहाँ से मान लो इस स्फीयर को हमने रिलीज किया, है ना, तो इसका जैसे मैंने मान लिया कि इसकी डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, मान लो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लेकिन ये गिवन है सिग्मा जो है रो से ज्यादा है, ये नीचे मुक रहा है, सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ से रिलीज किया, इक्वल टू जीरो पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, लेकिन यहाँ वेट क्या होगा? ज्यादा, क्यों? क्योंकि सिग्मा ग्रेटर देन रो है, उसको बॉइंट फोर्स भी लग रहा होगा वैसे तो, है ना। तो मैं यहाँ इस स्फीयर के केस में ले रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मान लो सॉलिड स्फीयर है, किस इंस्टेंट में मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, वेलोसिटी, अच्छा देखो जैसे रिलीज करेंगे तो इसका विस्कस फोर्स तो जीरो ही होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ क्या होगा? इसको डाउनवर्ड वेट तो लग ही रहा है, इसको बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, लेकिन वेट क्या होगा? बॉइंट फोर्स से ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ इसको एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ क्या होगा इस इंस्टेंट पर? बॉइंट फोर्स, अच्छा साथ में क्योंकि विस्कस लिक्विड के अंदर जा रहा है, यानी हाँ मतलब विस्कस लिक्विड के अंदर जा रहा है तो विस्कस फोर्स भी होगा, तो फोर्स से मान लेते हैं एफ ई, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डब्ल्यू माइनस बी माइनस एफ ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम ए, और डब्ल्यू मतलब एम इंटू जी माइनस बी माइनस एफ ई इक्वल टू एम ए, और एम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, इसका है सिग्मा इंटू जी माइनस इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, इतना लिक्विड रिमूव है यहाँ से, माइनस 6 पाई एटा आर वी, और ये इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या होगा? सिग्मा इंटू जी, ये लिख लीजिए पहले। एट विच नेट, ये वेलोसिटी है, विल बिकम जीरो।
राहुल समझ में आया भाई? अच्छा म्यूट था क्या मैं इतनी देर से? दरअसल सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर है ना, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो जो बॉइंट फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया जाता है और वॉल्यूम बॉडी का लिया जाता है, क्योंकि उतना वॉल्यूम ही तो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हुआ है। और वेट का तो पता ही है, उसका मास लेते हैं, उसकी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिल जाएगा। और वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको विस्कस फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, ये समझ में आया यहाँ तक? और उसके बाद मैंने F इक्वल टू एम अप्लाई कर दिया, ये वही तो F इक्वल टू एम ही तो है। क्या है ये F इक्वल टू एम? भाई समझ में आया? चलिए लिख लिए सबने। हम्म लिख लिए क्या? हम्म हम्म चले आगे। हेलो, चलें क्या? चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं तो इससे डिवाइड कर देंगे पूरी क्वांटिटी से, तो हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं। तो सिग्मा जी माइनस रो जी माइनस 6 पाई एटा आर वी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, सॉरी ये ए सिग्मा इंटू ए है ना। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जाएगा सिग्मा जी माइनस रो जी माइनस ये जाएगा 9/2 पाई से पाई, और ये वी ईटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, दरअसल ये वी टी यानी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी है, ये आ रही है। तो वी टी इक्वल टू जाएगा 2 सिग्मा माइनस रो इंटू जी आर स्क्वायर बाई 9 ईटा।
लिख लिया? लिख लिया ना? नेक्स्ट हमारे पास में रेनॉल्ड्स नंबर भी बताता हूँ मैं आपको। दरअसल हमने बात किया था टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, है ना? एक बार टर्बुलेंट फ्लो के बारे में मैंने नहीं किया होगा तो आपने पढ़ा होगा उसमें, जब आपको पढ़ाया गया होगा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेमिनार क्या होता है, स्टडी ट्यूब फ्लो, ये सब। ठीक। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? दरअसल ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये सिर्फ एक नंबर इंडिकेट करता है। तो मान लो जैसे कि कोई ट्यूब है, ये यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है, तो क्या होगा? मान लो 20 स्पीड से एंटर किया तो 20 से बाहर गया, है ना? और इसका जो डायमीटर है ये डी है। ठीक है, तो R इक्वल टू जाएगा रो वी डी बाई ईटा, जहाँ रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और V क्या है? स्पीड ऑफ लिक्विड है, और D क्या है? डायमीटर है ना? और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अगर R की वैल्यू लेस देन 2000 है तो ये लेमिनार फ्लो है। ये क्या है? लेमिनार फ्लो को इंडिकेट करेगा। मतलब स्टेडी फ्लो। अगर R ग्रेटर देन 3000 है तो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो क्या हुआ? तो उसको बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। यानी वो लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते हम लोग कि यही होगा। लेकिन इस नंबर की कैसे हम कह सकते हैं? तो नंबर है ना, लिख लीजिए इसको।
लिख ले भाई सबने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इफ आर लेस देन 3000 एंड ग्रेटर देन 2000 तो फ्लो में बी फ्लो विल बी अनस्टेडी। लिखो जल्दी लिखो। लिखो हो गया ना? तो फ्लो विल बी अनस्टेडी, मतलब मे बी टर्बुलेंट और स्टेडी या लेमिनार। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, आप लोगों का मतलब जो भी एग्जाम्स हैं वो तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा ना, अप्रैल के बाद तो नहीं है ना? क्या? नहीं, बात ही नहीं करेंगे, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, मतलब उस ट्यूब के अंदर देखेंगे खत्म, बस उतना ही देखना है। उतना ही सिंपल है, जितना फॉर्मूला है उतना ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको उसमें। 18 मार्च को सब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि फिर उसके टाइम हम लोग रेगुलर क्लास शुरू कर ही देंगे, है ना? 18 मार्च को ही शुरू कर देंगे हम तो। हाँ, ऑफलाइन ही करेंगे अब तो वैक्सीन भी लग जाएगी, तब तक तो लगी जाएगी मेरे ख्याल से, तो ऑफलाइन ही शुरू करना चाहिए। कोशिश तो ये है ऑफलाइन ही करेंगे, आप लोग तैयार रहेंगे तो फिर कर देंगे ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसमें अगर प्रैक्टिकल से जो भी है करो, है ना? बढ़ गए हैं तब तो फिर मुश्किल है, फिर तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, ऑफलाइन हो ही नहीं सकता। हाँ, 18 ईयर्स के लिए तो नीचे वालों को तो नहीं दे रहे हैं हम लोग। ठीक है तो फिर, हाँ, चलिए फिर, ओके, बाय बाय। रैपिडली बढ़ गए तो फिर ऑफलाइन नहीं हो सकता। हम्म, फिर तो स्कूल वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है क्या इन लोगों की, स्कूल वालों की? ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं क्लास, ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, मुझे नहीं लगता फिर ये ले पाएंगे, मुश्किल है फिर।
आप लोगों का ऑनलाइन ही रहे, ऑफलाइन नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन क्लासेस अलाउ कैसे कर दी इन्होंने फिर, जब एक साइड पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, एक साइड स्कूल वाले कह रहे हैं स्कूल, क्या ही चल रहा है भाई। क्या बनो, अबे तो उनसे को मौत से थोड़ी खेलना है। ये क्या बात हुई मौत से? कौन पागल आदमी है भाई जो इतनी हिम्मत बताएगा, वो भी मौत, है ना। हाँ ऑफलाइन होना चाहिए स्कूल का एग्जाम, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन ठीक है ना। तो पुलिस वाले स्कूल वालों को कुछ बोल नहीं रहे हैं क्या? अजीब है भाई। मौत को छूकर टक से वापस आ सकते हैं, क्या बात है। क्या क्या डायलॉग मारते रहते हो आप लोग, हैं। चलिए पढ़ाई करिए अभी, और क्या। ठीक है। ओके चलो, बाय बाय। ओके बाय 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 बाय।